काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। और अब खबरें विस्तार से। एक न्यूज चैनल के लाइव शो में बीजेपी नेता एवं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी एवं भोजपुरी फिल्म अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने 2022 विधानसभा चुनाव के बाद भैंस चराने की बात की, जिससे खेतिहर समाज और पशुपालन समाज के युवाओं के अंदर आक्रोश व्याप्त हो गया। इस संदर्भ में सभी युवाओं ने सीर गोवर्धनपुर में दिनेश लाल यादव का पुतला दहन कर उनको समाज से बहिष्कार करने का आह्वान किया। एक लाइव शो में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि वो 2022 विधानसभा चुनाव के बाद भैंस चराएंगे, जिससे यादव समाज समस्त पशुपालन समाज में रोष व्याप्त हो गया और पशुपालन समाज के युवाओं ने निरहुआ पर अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप लगा दिया और भोजपुरी अभिनेता निरहुआ का विरोध करते हुए उनका पुतला भी दहन किया। साथ ही निरहुआ को यादव समाज से बहिष्कृत करने की भी मांग की। इस दौरान रणवीर यादव, यादव सेना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीपू यादव, क्षेत्र पंचायत सदस्य संजय यादव, हेमंत कुमार इत्यादि लोग उपस्थित रहे। अमन यादव, महानगर महासचिव, पिछड़ा प्रकोष्ठ। अमन जी, आज किस प्रकार का पुतला दहन किया आप? आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता आजमगढ़ से लोकसभा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ का हम लोगों ने पुतला दहन किया है। क्या मामला यह है कि यह जो है कि निरहुआ अभी होली पे एक गाना लाया था, तो हम लोग सोचे कि चले भाई बुरा न माने, होली है, कहाँ हम लोग नहीं बोले। अब ये निरहुआ जो है कि कल परसों जो है कि महाधिवेशन में एबीपी गंगा लाइव पे जो पूरा प्रदेश और पूरा देश देख रहा है, उस पे जाके बैठ के बोल रहा है कि 2022 के बाद यह सब जो है कि भैंस चराएंगे, यह सब जो है कि भैंस चराए। ये अपनी औकात भूल गया, यह अपनी औकात भूल गया। 10 रुपया 20 रुपया का सीडी कैसेट बिरहा फिरहा करा करा के गांव समाज के लोग, पशुपालक समाज इसको आज बुलंदी पर पहुंचाए। आज इसको बुलंदी पर पहुंचाओ तो आज ये पशुपालकों को, पिछड़ों को, गरीबों को, यादव समाज के युवाओं को बोलता है कि भैंस चराएंगे। हम बताना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, दिनेश लाल यादव निरहुआ देख लें, हम यादव समाज भैंस नहीं, हम लोग अभी प्रदेश चला रहे, अभी देश चलाने की बारी है युवाओं की। रणवीर यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, यादव सेना संगठन। आज किस प्रकार का पुतला दहन किया? आज दिनेश लाल यादव निरहुआ का पुतला दहन हुआ है और पुतला दहन एक सांकेतिक पुतला दहन था। इसका समाज से बहिष्कार किया गया है, जिसने वो विधि का लेख बदलने वाला निरहुआ जो भैंस चरा करके बड़ा हुआ, जो दूध दही बेच करके पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, गाना गाया और गाना गा के जाट समाज और पिछड़े वर्ग के लोगों ने इसको ऊपर ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। आज उसी पशुपालक समाज का यह मजाक उड़ाया इसने, वो भी नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर। इसको देखते हुए देश के युवाओं में, देश के पशुपालक समाज के युवाओं में आक्रोश है और उसी को लेकर आज यह सांकेतिक धरना प्रदर्शन और ये पुतला दहन किया गया है। वाराणसी के शास्त्री घाट पर अखिल भारतीय गोंड महासभा के कार्यकर्ता बैठे धरने पर। धरना दे रहे कार्यकर्ताओं का कहना था कि हमारी जाति के लोगों को सदियों से प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारी मांग है कि हमारी जाति का प्रमाण पत्र जनसेवा केंद्र से निर्गत किया जाए। वाराणसी के शास्त्री घाट पर धरने पर बैठे अखिल भारतीय गोंड महासभा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जनजाति गोंड खरवार का उत्पीड़न सदियों से चला आ रहा है। हमारी मांग है कि हमारी जाति का प्रमाण पत्र जन सेवा केंद्र से निर्गत किया जाए। हमारी जाति का प्रमाण पत्र ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है, लेकिन तहसीलदार द्वारा हमारा प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाता है। होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ज्ञापन सौंपे हैं? हाँ, डीएम साहब से एक बार हम लोगों ने दो तारीख, इस जो 2 फरवरी तहसील दिवस पर उनको जब ज्ञापन देने गए थे, उस तहसील दिवस पर प्रार्थना पत्र दिया जात प्रमाण पत्र को लेने के लिए, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि आप लोगों का जाति ऑनलाइन बनने का आदेश मैंने पारित कर दिया। उस वक्त तहसीलदार जो है कि नीलम उपाध्याय जी थी राजा क्लब, उन्होंने बोला कि हम भी ऑनलाइन जाति जारी करेंगे। तो हमने तुरंत उनसे कहा कि मैडम, न तो आप ऑनलाइन कर रहे हैं ना ऑफलाइन कर रहे हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग कोई डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं दे रहे हैं। तो हमने कहा तो मैडम आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए? शासन के हिसाब से जो मानक के हिसाब से हम वो दे रहे हैं, उसके बावजूद भी आप नहीं कर रही हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम देखेंगे। उसके बाद तक आज तक उन्होंने कोई जाति जारी नहीं किया, इसलिए मजबूरी में हम लोगों को धरना देने के लिए ये बात की। वाराणसी के कोतवाली थाना अंतर्गत मैदागिन स्थित जैन मंदिर में बहु बेटी कुटुंब फाउंडेशन एवं रोटरी क्लब वाराणसी, गंगा व लॉयंस क्लब वाराणसी एलिगेंट द्वारा फागुन मेले का आयोजन किया गया।
इस फागुन मेले में मुख्य रूप से 50 से 60 स्टॉल लगाए गए, जिसमें ज्वेलरी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, कुशन, बेडशीट, घर के बनाए हुए मसाले, पापड़, आचार, बड़ी, भुजिया, कश्मीर के बने पर्स, पेंटिंग्स, गेम्स, खाने में गोलगप्पा, दही बड़े, ढोकला, पाव भाजी, झालमुड़ी इत्यादि सभी प्रकार के स्टॉल लगाए गए थे। कोरोना काल में बहुत सी व्यापारी महिलाओं को भी नुकसान उठाना पड़ा है, तो व्यापारी महिलाओं को एक बार फिर से उनकी पहचान दिलाने के साथ ही उनकी पूंजी को बढ़ाने एवं उनमें विश्वास जगाने का एक अनूठा प्रयास किया गया है। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में वाराणसी की महापौर मृदुला जायसवाल भी उपस्थित रहीं। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम श्रुति जैन है, बहु बेटी कुटुंब फाउंडेशन की प्रबंधक। अब ये किस तरीके का आयोजन है और कौन यहाँ ये हमारा बहु बेटी कुटुंब फाउंडेशन की तरफ से एक हमेशा से 6 साल से कंटिन्यू लगने वाला एक फागुन मेला है, जिसमें कि हम लोग हर बार कोशिश करते हैं कि महिलाओं को प्लेटफॉर्म दिया जा सके। जो महिलाएं घरेलू महिलाएं हैं और उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, उनका नाम नहीं हो पाता है, उसके लिए हम ये हर साल 6 साल से लगातार मेला लगा रहे हैं। इस बार तो लगाना इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत से लोगों के जो महिला व्यापारी हैं उनका बहुत नुकसान हुआ है, हानि हुई है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके और उनको फिर से अपनी पूंजी कलेक्ट करने का मौका मिले। किस तरीके का आयोजन में आई हैं और कैसे? आज एक बहु बेटी फाउंडेशन के नाम से संस्था है, जिन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए लॉकडाउन में बहुत सारी महिलाओं के काम डंप हो गए थे, उनको फिर से एक नया रूप देने के लिए, एक नई धार देने के लिए इन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, फागुनी मेला। इसमें रोटरी और लायंस क्लब का भी सहयोग है और इनकी अध्यक्षा श्रुति जैन जी ने जो है ये आयोजन किया है, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मैंने एक आग्रह भी किया है कि हर एक 6 महीने पे इस तरह के स्टॉल लगा करके महिलाओं को आगे बढ़ाने में आप सहयोग करें और मुझसे भी कोई भी सहयोग हो तो आप ज़रूर बताएं, मैं करूँगी। मैं चाहती हूँ कि इस तरीके से का आयोजन हमारे शहर में होते रहें, ताकि महिलाएं जो अपने घर में बैठी रहती हैं, खाली समय का उपयोग नहीं हो पाता है, वो हो और महिलाओं की अपनी अर्निंग हो, जिससे उनको एक इंडिपेंडेंट होने का एक जो फीलिंग होती है वो हर महिला में होना चाहिए कि किसी के आगे हमको हाथ ना फैलाना पड़े कि मुझे 10 रुपये भी चाहिए तो मुझे अपने घर में किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। तो कुछ ऐसा भी इंडिपेंडेंटशिप के लिए ये कार्यक्रम जो इन्होंने किया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आगे भी इसी तरह का कार्यक्रम करें। वाराणसी के कोतवाली थाना अंतर्गत प्राडकर स्मृति भवन में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष मणिशंकर पांडे ने बढ़ते रसोई गैस, पेट्रोल एवं डीजल के दामों को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालय पर राष्ट्रपति को संबोधित पत्रक जिलाधिकारी द्वारा दिया जाए। देश में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे पेट्रोल व डीजल के दामों को लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मणिशंकर पांडे ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और कहा कि प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालय पर राष्ट्रपति को संबोधित पत्र जिलाधिकारी को दिया जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रत्येक जनपद के जिला एवं शहर अध्यक्ष व पदाधिकारी गण शांति पूर्वक पत्रक सौंपने का कार्य करें। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि पेट्रोल, डीजल व गैस सिलेंडर के बढ़ती कीमतों पर वितरण कंपनियों पर सरकार का नियंत्रण अब समाप्त हो गया है। आए दिन कंपनियां अपने मन से मूल्य वृद्धि करती रहती हैं, इसीलिए सरकार को इसे जीएसटी के अंतर्गत लाना चाहिए और केंद्र सरकार व राज्य सरकार डीजल पेट्रोल पर जो टैक्स वसूलती है उसे भी कम करने का काम करना चाहिए। मैं मणिशंकर पांडे, मैं उत्तर प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष हूँ। आज का जो आप लोगों से प्रेस वार्ता है वो मुख्य रूप से हिंदुस्तान में जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं और गैस के दाम बढ़े हैं उसके संबंध में 9 तारीख को मार्च में जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम को संबोधित हम लोग पत्रक दे रहे हैं और उनसे ये मांग कर रहे हैं कि सरकार ये जो कीमत बढ़ी हुई है डीजल के, पेट्रोल के, गैस के, उसके दाम को कम करे। इसके दाम के बढ़ने से परिणाम ये आए हैं कि दाल के दाम, तेल के दाम, आवागमन के जितने साधन हैं उसके दाम सब आसमान छू रहे हैं और पब्लिक पूरी तरह से इससे परेशान है। कोरोना की मार सब पे पड़ी है। कोरोना की मार में सरकार तो कर्ज ले रही है, विश्व से ले रही है, दुनिया से ले रही है, बड़े बड़े आरबीआई बैंकों से ले रही है, लेकिन जनता किससे कर्ज लेने जाएगी? वो किसी चीज़ को परचेज करने में और अपने काम करने में एकदम से अनुत्साहित हो गई है और दुखी हो गई है और वो उसके सारे कामकाज ठप हो रहे हैं। इसलिए हम लोग 9 तारीख को पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश की तरफ से महामहिम राष्ट्रपति से और महामहिम राज्यपाल महोदया से मांग कर रहे हैं कि सरकार को दबाव डाल करके कंपनियों को
दाम कम करने के लिए कहें। अगर वो कंपनियां नहीं आती हैं नियंत्रण में तो उनको जीएसटी के दायरे में ले आवें। 8 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज 6 मार्च को राधा कृष्णन सभागार के बाहर भगत सिंह छात्र मोर्चा के तत्वावधान में परचम काव्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस बैठक में भारी संख्या में उपस्थित महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ बताते हुए उसका कैसे फायदा उठाया जाए, इस बात की भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था की संस्थापिका ममता ने कहा कि आज इस कार्यक्रम में सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत महिलाओं को सरकारी योजनाओं से रूबरू कराया गया, साथ ही साथ उनको जागरूक करते हुए बताया गया कि वो इन योजनाओं का लाभ कैसे उठाएं। उत्तर प्रदेश मारवाड़ी युवा मंच की प्रांतीय महामंत्री। मैम, किस तरह की आज बैठक हुई है? ये महिला दिवस पे एक बहुत ही अच्छी बैठक है। हम लोगों की महिलाओं से रूबरू हो रहे हैं, उनकी समस्या को समझ रहे हैं। मैम, प्रधानमंत्री की योजना चली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें आप लोग के क्या है? ये प्रधानमंत्री जी का एक सपना है और ये सपना साकार भी हो रहा है कि बेटी पढ़ेगी और तभी बचेगी, क्योंकि वो आगे की जनरेशन है। और इस पे हमें लग रहा है कि अब तो बहुत ही कम ऐसे देखने को मिलेंगे कि बच्चियां स्कूल नहीं जा रही हैं, शायद बॉयज़ से ज़्यादा गर्ल्स स्कूल जा रही हैं। परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम ममता है और मैं नई सुबह एक सामाजिक संस्था की संस्थापिका हूँ। आज किस तरह की बैठक हुई है मैम? आज यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर महिलाओं को मिशन शक्ति के अंतर्गत और सरकार के द्वारा दी जा रही सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है कि वो महिलाएं इससे जागरूक होकर के, सशक्त होकर के सम्मानित और स्वावलंबी जीवन जी पाए। और सरकार से हम लोग क्या अनुरोध करती हैं, इसलिए जो योजना चल रही इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी से, इनसे हम लोग क्या है? माननीय प्रधानमंत्री जी से महिलाओं की एक मांग है कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनका जो लाभ है वो सही लोगों को मिल सके। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को जागरूक करने के लिए सामाजिक संस्थाओं द्वारा एक बैठक का आयोजन कर सरकार के द्वारा चल रही योजनाओं से रूबरू कराया गया। 8 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज 6 मार्च को राधा कृष्णन सभागार के बाहर भगत सिंह छात्र मोर्चा के तत्वावधान में परचम काव्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें निर्णायक की भूमिका में डॉक्टर प्रियंका सोनकर, दीप्ति सिंह, सुरेश जी नागल, रत्नेश कुमार रहे। 30 से अधिक छात्रों ने अपनी कविताएं भेजी, जिसमें 5 चयनित प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। महिलाओं के हक की लड़ाई इस पितृसत्तात्मक समाज में कल भी जारी थी और आज भी जारी रहेगी। इसी संकल्प के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम का संचालन सिद्धि और इप्सिता ने किया। मैं वंदना और यहीं IIT-BHU की स्टूडेंट, मतलब पास आउट हो गई हूँ अभी। आज किस प्रकार का परिचर्चा का आयोजन किया? ये परिचर्चा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, उसको कुछ दिन पहले, क्योंकि 8 मार्च को वेकेशंस है, शिवरात्रि है, तो उसको लेकर के हम लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज़ कराया है। भगत सिंह छात्र मोर्चा के साथियों ने इसको ऑर्गेनाइज़ कराया आज 6 तारीख को। तो ये एक मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम के तौर पर हम महिला दिवस को मना रहे हैं यहाँ पर, और उसके उपलक्ष्य पे कुछ दिन पहले ही एक काव्य प्रतियोगिता का इन्होंने वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्रवृत्ति की समस्या को लेकर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप था कि पिछले 2 वर्षों से छात्रवृत्ति फॉर्म भरा जा रहा था, लेकिन कर्मचारियों की लापरवाही और अनदेखी की वजह से सैकड़ों छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं आ पा रही है। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में छात्रवृत्ति की समस्या को लेकर के छात्रों ने कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप था कि पिछले 2 वर्षों से छात्रवृत्ति का फॉर्म भरा जा रहा है, लेकिन कर्मचारियों की लापरवाही और अनदेखी की वजह से सैकड़ों छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं आ पा रही है। जब कर्मचारियों से इस समस्या को जानने की कोशिश की जाती है तो वो सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यालय जाने की बात करने लगते हैं। छात्रों ने कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासनिक भवन के बाहर जमकर नारेबाजी की।
छात्रों की नारेबाजी को सुनते ही विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर मौके पर पहुंचे और छात्रों की समस्या को जानने की कोशिश की। इस दौरान छात्रों का आक्रोश देखते हुए चीफ प्रॉक्टर भी छात्रों को धमकाते नजर आए। जब छात्रों ने मीडिया से बात करने की कोशिश की तो चीफ प्रॉक्टर ने छात्रों को धक्का देते हुए बोला कि मीडिया काम कर देगी तो जाओ करा लो। मेरा नाम सुयश झा, राजनीति विज्ञान का छात्र हूँ, विश्वविद्यालय से 3rd ईयर। क्या दिक्कत है आप लोगों को, क्यों हंगामा कर रहे हैं? देखिए, ये मेरी खुद की अकेले की दिक्कत नहीं है, अभी तो हम अकेले दिख रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय के तमाम 10,000 छात्रों की यही समस्या है। एक ही समस्या है कि हमारे विभाग में या प्रशासनिक भवन से विभागों के बीच में एकदम कोऑर्डिनेशन नहीं है। सबसे पहली बात कि कोई भी व्यक्ति काम कराने के लिए जाता है, कोई भी एक छात्र हो तो 10 बार दौड़ाया जाता है। अगर हम मानविकी संकाय की बात करें, वहाँ 2 कागज लगाने पे एक काम हो जाता है, रिजल्ट लेने पे एक काम हो जाता है, लेकिन अगर हम वही समाज पे आते हैं तो 10 बार दौड़ाया जाएगा। अगर एक हमको रिजल्ट भी लेना है तो आपको आज की समस्या ये थी कि हम पिछले 4 दिन से दौड़ रहे थे हमारे स्कॉलरशिप के लिए। तमाम प्रकार की चीज़ें बोली जा रही थी, जहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं भी बोली गई मुख्यमंत्री जी द्वारा। यहाँ पे विभाग में बैठा हुआ व्यक्ति बोलता है कि मुख्यमंत्री जी से बात कर लीजिए, लखनऊ चले जाइए। मुख्यमंत्री ने जब ऐसा आदेश कोई दिया ही नहीं है, मुख्यमंत्री से क्या बात करने जाएंगे। वाराणसी के शिवपुर थाना अंतर्गत ग्राम बबुनी निवासी एक व्यक्ति की जमीन पर प्रधान द्वारा अवैध कब्जा किए जाने के संदर्भ में पीड़ित व्यक्ति न्याय की गुहार लगाने पहुंचा एसएसपी कार्यालय। वाराणसी के शिवपुर थाना अंतर्गत ग्राम बबुनी के निवासी अशोक कुमार यादव, जिनकी जमीन को ग्राम प्रधान ने अपने नाम लिखवाकर इस जमीन को बेच दिया और उस जमीन का अभी तक मुआवजा पीड़ित को नहीं मिला है। इसके संदर्भ में पीड़ित ने तुरंत एसएसपी को सूचना दी और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए स्वयं को न्याय दिलाने की भी मांग की। वाराणसी के आदमपुर थाना अंतर्गत गोलगड्डा में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस विवाद में ईंट पत्थर भी चले, जिसमें एक पक्ष घायल हो गया। मौके पर पहुंची आदमपुर पुलिस ने घायल को कबीर चौरा अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया। आदमपुर थाना क्षेत्र में हरिजन समुदाय और सोनकर समुदाय में जमकर पथराव हुआ। तनाव को देखते ही मौके पर पहुंची पुलिस के अनुसार पुरानी रंजिश को लेकर के विकास सोनकर अपने कुछ साथियों के साथ रास्ते में रोककर गाली गलौज देते हुए लात घुसे मारने पीटने लगा। राहगीरों ने सिपाही को सूचना दिया। मौके पर आदमपुर पुलिस पहुंची। पुलिस को देख मौके से आरोपी भाग निकले। घायल करण हरिजन को पुलिस ने इलाज के लिए मंडलीय अस्पताल कबीर चौरा भेजा। कुछ देर बाद राहुल सोनकर, विकास सोनकर, राजा बाबू सोनकर कुछ अन्य साथियों के साथ करण के दरवाजे पर जाकर की गाली गलौज देने लगा। देखते ही देखते दोनों पक्षों के तरफ से ईंट व पत्थर भी चलने लगे। सूचना पर आदमपुर थाना प्रभारी सिद्धार्थ मिश्रा, हनुमान फाटक चौकी प्रभारी राकेश कुमार मिश्रा, लाट भैरव चौकी प्रभारी संतोष तिवारी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला। सूचना मिलते ही कोतवाली क्षेत्राधिकारी प्रवीण कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे। क्षेत्र से 8 से 10 की संख्या में दोनों पक्ष को पकड़कर पूछताछ के लिए थाने लाया गया। मौके से 8 बाइक को भी पुलिस थाने ले गई है और आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। किस बात को लेकर लड़ाई हुई है? वही बात के हम लोग उमर नहीं कि लड़का रहल गए आटा आने तो इकलिन की जो 10 किलो आटा ले लिया बच्ची तो वो लेके आवत रहल। ई सब आप रास्ते में कुल मिल के ओके लगलन कुल मारे। अब कोई के मरियन तो कोई का करी। ये डोम वाला क्या हुआ था? पथराव किस बात को लेकर? सर हम लोग को लड़का को मारते पीटते, लड़का हम लोग को बाहर निकलते तो उनको मारते पीटते। कल जा गया था लड़का जिम में, उसको 10-12 लड़का मिल के सब उसको मारे पीटे। उसको पूरा ये सब फट पड़े। कल का मेडिकल ये करा के आए, पुलिस का सहारा लिए करा के थाने पर सुबह इस करवा के चले घर दर्द किए। हम ड्यूटी पर भी नहीं गए, घर ही लड़का चोट लगाते थे। और सुबह वो सब बाहरी लड़कन बुला के घर में गुंडे लड़के को बुला के सब सुबह मार गाली गलौज दे लगे। बाहर से बुला के बाहर बोला बोली आवाजा कसने लगे, अंड बंड गाली गलौज देने लगे हम लोग के। विश्वनाथ मंदिर में पूजन का अधिकार समेत अपनी समस्त मांगों को लेकर डॉक्टर कुलपति तिवारी ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा और उसे डाक के माध्यम से उनके पते पर भेज दिया। पत्र लिखने के बाद महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने कहा कि न्याय की आस में मैंने गांधीवादी तरीके से विरोध दर्ज कराने के लिए अनशन आरंभ किया था, जिसको विराम दिया है, खत्म नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ को 3 बार पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई थी। राष्ट्रपति को भी इस संबंध में अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया था। राष्ट्रपति सचिवालय से मुख्यमंत्री कार्यालय को जून 2020 में ही पत्र लिखकर मामले के न्यायोचित निपटारा कराने और कार्यवाही से अवगत कराने के लिए भी पत्र भेजा गया था। बावजूद इसके अब तक इस प्रकरण में मेरे साथ न्याय नहीं हो सका है। क्या भारत के अन्य मंदिरों की व्यवस्था मंदिर के महंत नहीं करते हैं? प्रशासन केवल सहयोग करता है।
तो यहाँ क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था हो रही है? पर्ची दीजिएगा। मैं डॉक्टर कुलपति महंत कासिम साहब मुझे आप सभी अवगत हैं, स्नान मंदिर की परंपरा, सेवा, पूजा और धर्म कौन निभाता है। आज सरकार की बड़ी उम्मीद थी कि सारे धर्म को वर्णों की रक्षा की जाएगी, परंतु मैं देख रहा हूँ तरह से हमारे महंतों के साथ छेड़छाड़। क्या महंत के बिना मंदिर होती है? क्या कौन है सरकारी महंत? कौन किसे बनाया है सरकार ने? वो तो मेरे सामने प्रसिद्ध हो। ये अधिकारी क्या चाहते हैं? अधिकारी हमें क्यों परेशान कर? हमने क्या अपराध किया है? जब बैठ तो नहीं है कहा कि ये मंदिर प्रशासन किसी की प्रतिमा देंगे, कहीं काफी विवाद है, विवाद करने में तो मंदिर प्रशासन है, क्या अधिकारी है? विवाद हमने तो किया नहीं। अगर मैं किया होता अपने भाई से तो आप कहते आपने विवाद को छेड़ने का काम किया और अब मेरे पास फुटेज है और अधिकारी में फंस जाएंगे, क्योंकि वो अपने अपराध को जानते हैं, क्योंकि किसी से किसी अच्छा संबंध नहीं है। मैं पंडित साधु तिवारी उर्फ राधेश्याम भारतीय स्वर्ण संघ का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। क्या है आज, किस लिए वार्ता बुलाए, क्या करना? आज हम आए थे बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने। उसके बाद महंत जी का लगातार आज सालों से एक प्रक्रिया चल रही है। पहले सप्तऋषि आरती के लिए रोका गया था, उसके बाद विग्रह वो किया गया इनके साथ। विग्रह भी अभी तक पूरे मिले नहीं, आमरण अनशन पर बैठे थे बाबा जी। महंत जी के साथ अत्याचार हो रहा है। भारतीय स्वर्ण संघ अपने सनातन धर्म के साथ और सनातन धर्म के साथ जो भी खिलवाड़ खेलेगा उनका विरोध करेगा और अपने सनातन धर्मियों के साथ है, साधु संत महात्माओं के साथ है। भारतीय स्वर्ण संघ अपने लोगों के लिए हर संभव प्रयास करता है कि अपने सनातन धर्म, अपनी हिंदू एकता बरकरार रहे। वाराणसी के जैतपुरा थाना अंतर्गत ढेलवरिया रेलवे लाइन के किनारे बसे झोपड़पट्टी में लगी भीषण आग लगने से सभी झोपड़पट्टी जलकर राख हो गए। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं मौके पर पुलिस भी मौजूद थी। सूत्रों के अनुसार आग लगभग सुबह 4 से 5 बजे के बीच में लगी है। आग से पूरा क्षेत्र धुएं में तब्दील हो गया। वहीं शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खड़ी वैक्सीन वैन आग की चपेट में आने से बच गई, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र में लगी पानी की टंकी आग की चपेट में आकर पिघल गई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी बेकाबू हो गई थी। वहीं पीड़ित रामू ने बताया कि लाइन किनारे लगभग 12 झोपड़पट्टी आग की चपेट में आकर के जलकर राख हो चुके हैं। इस आग में एक गाय भी जल गई है। इस पूरे आगजनी में लगभग 6 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में कामयाब रही। मैं डॉक्टर मनमोहन शंकर कुमार, अधीक्षक शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौका घाट वाराणसी। डॉक्टर साहब, ये घटना हुई, इतनी बड़ी घटना थी और क्या क्या चीज़ें हो सकती थी? करीब ये घटना 4:45-5 बजे की है और मुझे उसी समय मेरे संज्ञान में आया तो मुझे स्टाफ नर्स ने मेरे कॉल किया, जो ड्यूटी पे उस समय थी, कि सर ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने कहा कि आप लगातार इमरजेंसी नंबर फायर डिपार्टमेंट और 100 पे भी आप डायल करते रहो, मैं पहुंच रहा हूं। तब तक 5:10 पे उनका कॉल लगाते 5:10 पे दमकल विभाग को सूचना मिली और 5:30 से 5:40 के बीच में दमकल विभाग की गाड़ियां आ गई और अपना आग को बुझाने का कार्य जोरों शोरों पे की। उसके पहले हमारे जो भी कर्मचारी थे उसकी लपट थोड़ी हमारी वैक्सीन वैन खड़ी थी तो उस पर भी आ रही थी, तो उसको बचाए अपना जो भी बाल्टी के पानी वगैरह से। तो बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, केवल बाहर से स्टिकर जो है लिखा हुआ वो क्षतिग्रस्त हुआ है, साइड मिरर क्षतिग्रस्त हुआ है और एक रबड़ इंडिकेटर। जी, अपना परिचय बताएं। नाम बताइए। हमारा नाम है रामू। रामू जी, किस तरह से आग लगी है और कितना नुकसान हुआ है? ऐसा है बाबू कि आग जो है कि उधर से अपना कोई लगा दिया है, हैं? और नुकसान वाली बात तो मतलब पूछिए मत। हम तो मतलब जब से यहाँ बसे हैं तब से पूरी गृहस्थी हमारी सब इसी में है, कार बार भी सब इसी में है। स्कूटी भी देखिए सब जल गया, कई ठो साइकिल जल गया, कितनी मशीनें सिलाई वाली जली है। और जो कि ऑटो का जो कि पर्दा बनाते हैं हम लोग रेक्सीन ले आते हैं, वो भी आया था अभी जो है। आप लोग यहाँ क्यों काम करते हैं? इस जगह पे मतलब असुरक्षित जगह है तो क्यों करते हैं?
बाबू जैसे हम लोग गरीब आदमी यहाँ पर हम लोग रहते थे, जो यहाँ पर रहते रहते अपना कारोबार करते। कितने वर्षों से यहाँ पे हैं? यहाँ पर जो है कि हम लोगों के 15 साल हो गया। कुछ जानवरों भी आप रखे थे अपने पास? गैया थी जल करके वो जल गई है, गैया थी जल गई है। लमसम कितने रुपए तक का नुकसान हुआ होगा? तो समझ लीजिए 5-6 लाख का नुकसान हुआ है। बीते दिनों एक मामला संज्ञान में आया था कि एक युवती ने अपने पिता पर आरोप लगाया कि उसके पिता ने उसके साथ रेप करने की कोशिश की और उसके साथ ही उसकी मां को भी मारा पीटा है। इसी संदर्भ में न्याय की मांग करते हुए पीड़िता जिला मुख्यालय पर धरने पर बैठ गई। वाराणसी के अंधरा पुल अंतर्गत एक युवती ने अपने पिता पर लगाया संगीन आरोप। युवती का कहना था कि उसके पिता ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और तो और उसकी मां को भी बुरी तरह से मारा पीटा, जिस कारण उन्हें काफी गंभीर चोटें भी आई हैं। इसी संदर्भ में पीड़िता न्याय के लिए जिला मुख्यालय पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रही है और प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए स्वयं के लिए न्याय की भी मांग कर रही है। और आज आप जिला कार्यालय पे धरने पर क्यों बैठी हैं? मेरा नाम सिमरन जायसवाल है। मेरे पिताजी ने मेरे संग गलत करने की कोशिश की, जिसका मैं विरोध की तो मुझे बहुत मारे। कहाँ पे आपका ये घर है? अंधरा पुल पे। कौन थाना? सिगरा थाना। थाने पे गई थी आप? जी थाने पे गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। मामला किस दिन का है? मामला परसों रात 8:30 बजे का। क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम बताएं। मैं छत पे खाना बना रही थी। मेरे पिताजी ने गेट खुलवा के मुझे बहुत मारा, मुझे संग गलत करने की कोशिश की। जब मैंने विरोध किया तो बहुत मारा। मेरी माँ और मेरी भाभी ने बचाने आए तो उनको भी बहुत मारा। मेरे माँ का बिना कुछ कहे, बिना सीधे आपके ऊपर रेप करने की कोशिश की है। कुछ बोला होगा उन्होंने? जी नहीं, आपत्ति थी उनको? वो मुझसे अलग रहते हैं हम लोगों से, मेरे से, मेरी मम्मी से और भैया भाभी से। कितने सालों से? लगभग 1-1.5 साल से। थाने पे गई तो क्या हुआ? थाने पे गए तो वो लोग छोड़ दिए हैं, एनसीआर दर्ज करके। बोले तो कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या नाम है? आप क्या लगती है इनकी भाभी। क्या मामला था? ये दीदी रात में गई थी छत पे ऊपर खाना बनाने, पापा ऊपर आए, इनके संग कोई दुष्व्यवहार करने की कोशिश की है। तो हम लोग इनका आवाज़ सुन के छत पे हम गए तो इनको बचाने में तो हम लोग को लगे थे मारने पीटने का। दीदी को मार दिए, सिर फट गया, मम्मी का हाथ पैर तोड़ दिए, हमको मारे पीटे, हमारे पेट में बच्चा तो उसको भी लात से मार के। हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में देश की दिशा और दशा पर पंडित कमलापति त्रिपाठी फाउंडेशन के द्वारा 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। पंडित कमलापति त्रिपाठी फाउंडेशन की ओर से आयोजित होने वाले कार्यक्रम में चिंतन शिविर के दौरान प्रमुख रूप से कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, अभिव्यक्ति की आजादी जैसे तमाम मुद्दों पर गहन चिंतन किया जाएगा। इस चिंतन शिविर में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय एवं शिक्षा जगत से जुड़े हुए अन्य शिक्षण संस्थानों के शिक्षाविद सहित तमाम छात्र नेता और अन्य दलों के नेता भी शामिल होंगे। इस शिविर का आयोजन कांग्रेस पार्टी के इंग्लिशिया लाइन कार्यालय पर किया जाएगा। सर अपना परिचय दे देते हैं। मैं विजय शंकर पांडे, मैं उत्तर प्रदेश सरकार में सिंचाई आयोग का चेयरमैन रहा हूं और यहाँ पंडित कमलापति त्रिपाठी फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ। सर किस तरह का आप लोगों का 3 दिवसीय कार्यक्रम है? 3 दिवसीय कार्यक्रम देश की वर्तमान दशा और दिशा क्या होगी, इस पर चिंतन के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में शिक्षाविद, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ और गणमान्य विद्वान इस चिंतन शिविर में भाग लेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता भी भाग लेंगे। इसमें पत्रकार भी सम्मिलित होंगे। सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए श्रमिक नेता भी सम्मिलित होंगे। आज जो देश की हालात है, मोदी जी आपदा में अवसर की तलाश कर उनकी सरकार निजीकरण में व्यस्त है।